चलिए, तो अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, विच इज़ द सेकंड एटॉमिक मॉडल। देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखते हैं इस मॉडल के अंतर्गत क्या कहा गया रदरफोर्ड के द्वारा। देखिए, रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड उनका नाम था पूरा। उन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराए एक गोल्ड न्यूक्लियस पर। इस फिगर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, क्या उसका वर्किंग थी और क्या स्ट्रक्चर था, क्या कंक्लूजन थे। देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से कि ये एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है। इस सोर्स से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल चल कर के आगे की तरफ जा रहे हैं और ये अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड की एक फॉइल ली थी इन्होंने। उस गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारे ऑब्वियसली गोल्ड के एटम्स होने वाले हैं। तो ये मान लीजिए आप गोल्ड एटम्स हैं और इन गोल्ड एटम्स पर ये अल्फ़ा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराए जाने वाले हैं। तो यदि थॉमसन मॉडल को हम ट्रू मानते तो एक्सपेक्टेशन थी कि पार्टिकल ऑलमोस्ट वापस लौट करके आ जाने चाहिए थे, बट जो ऑब्जर्वेशन थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे पार्टिकल ऐसे थे जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट निकल गए विद वेरी स्मॉल डिविएशंस। ठीक है, पीछे उन्होंने ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा रखी थी, जहाँ पर जब अल्फ़ा पार्टिकल हिट कर रहे थे तो वहाँ पर एक फ्लोरेसेंस डेवलप हो रही थी, एक लाइट का इफ़ेक्ट डेवलप हो रहा था वहाँ पर। तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए विद वेरी फ्यू एंगल्स ऑफ डिविएशन। बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो एक बड़े एंगल से, जैसे कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए। तो इस बात से रदरफोर्ड ने ये बात कॉन्क्लूड की कि ज़रूर इस एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस ऐसा है विच इज़ वेकेंट, विच इज़ नॉट हैविंग एनी मैटर एट ऑल। ठीक है, तो लिखते हैं हम एक बार ऑब्जर्वेशंस क्या थे रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में, है ना। ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या थे रदरफोर्ड के? ही ऑब्जर्व दैट most of the alpha particles passed through the foil without any major deviation, है ना। काफ़ी सारे पार्टिकल ऐसे थे जो बिना किसी खास डिविएशन के ऑलमोस्ट स्ट्रेट निकल गए विद वेरी स्मॉल डिविएशन एंगल, राइट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन वाज ही ऑब्जर्व दैट वेरी फ्यू पार्टिकल्स जस्ट टर्न्ड बैक बाय ऑलमोस्ट 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों मेन ऑब्जर्वेशंस थे इनके। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर क्या कॉन्क्लूड किया रदरफोर्ड ने, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। कॉन्क्लूजन क्या थे रदरफोर्ड ने जो इस मॉडल से दिए? उन्होंने कॉन्क्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी in an atom and almost all mass is concentrated in a very small region, और वो रीजन जिसमें कि सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ऑलमोस्ट, उस रीजन को क्या कहा गया? उस रीजन को कहा गया न्यूक्लियस। ठीक है,
और न्यूक्लियस इज़ दी सेंट्रल, दिस दी सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, दिस दी सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। ठीक है, अगला कंक्लूजन क्या दिया, इस कंक्लूजन को हम बोल देते हैं ए। अगला क्या कंक्लूजन दिया रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल के आधार पर, उन्होंने कहा आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर आर इलेक्ट्रॉन्स revolving in it at some separation, है ना। रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस है, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम है, उसके चारों तरफ एटम किसी पर्टिकुलर या फिक्स्ड सेपरेशन पर हमेशा मूव करते रहते हैं। अब रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके फेलियर के कारण या उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या थी, देखते हैं एक बार हम इस मॉडल की शॉर्टकमिंग्स की हम बात करते हैं। इस मॉडल की शॉर्टकमिंग्स में देखिएगा क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिनको ये रदरफोर्ड का मॉडल, एटॉमिक मॉडल जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। पहली बात तो यही थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इससे मेरा अर्थ क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे कोई भी एटम है, मान लीजिए एटम में हम कह रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियस है सेंटर पे, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से कुछ ऑर्बिट हैं जिनमें मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अवेलेबल है। और मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, मैक्सवेल ने अपनी एक थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टिकल जिसके पास एक्सेलरेशन अवेलेबल है, जैसे इस पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अवेलेबल था, सो इट मस्ट रेडिएट, जिस भी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ऑब्वियस सी बात है, यदि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में, जो कि होना चाहिए था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सर्कल में घूम रहा है तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो इस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडिएट करने चाहिए थे, और धीरे धीरे इसको अपनी एनर्जी लूज़ करते हुए, कम करते हुए अपनी एनर्जी को, इसको फाइनली स्पाइरल होते हुए न्यूक्लियस के अंदर ही कोलैप्स कर जाना चाहिए था। बट रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर पा रहा है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, इसको फर्दर हम देखेंगे अभी। इन्हीं के स्टूडेंट नील्स बोर ने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कल में घूम रहा है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट भी करनी चाहिए थी, बट स्टिल वाई इज़ दिस इलेक्ट्रॉन नॉट रेडिएटिंग एनी एनर्जी एंड इट इज़ नॉट फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस फाइनली। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें, एक और इसकी शॉर्टकमिंग थी, है ना। पहली शॉर्टकमिंग हमने देख ली, दूसरी शॉर्टकमिंग क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन the line spectrum of हाइड्रोजन, है ना। इससे मेरा क्या अर्थ है, देखिएगा भाई, मुझे यहाँ पर उम्मीद थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को लगातार अपनी एनर्जी कम करते हुए फाइनली इस तरीके से स्पाइरल पाथ पर मूव करते करते फाइनली इस न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाना चाहिए था। और इस प्रोसेस के दौरान क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम काफ़ी डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। बट अभी हाल फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेसिफिक लाइंस क्यों मिलती हैं।
रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इस इलेक्ट्रॉन को लगातार एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए थी। लगातार जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा, अपनी इस रेडियस को धीरे धीरे कम करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन से हर वेवलेंथ की लाइट निकलनी चाहिए थी। तो जो इसका स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था हाइड्रोजन का, उस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, जबकि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में होता क्या है, कहीं कहीं स्पेसिफिक लाइंस आती हैं। तो इन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड का ये वाला मॉडल। ठीक है, आई होप मेरी बात यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए इसी के अंदर मैं एक छोटा सा पॉइंट और डील कर रहा हूँ, जिसको मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ एक बार। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ पर मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब गोल्ड के किसी भी एटम पर, गोल्ड फॉइल में जो एटम्स अवेलेबल थे, किसी भी गोल्ड एटम पर यदि कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराया जाए इस तरीके से, तो होता क्या है, ये अल्फ़ा पार्टिकल सीधा चलता 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 एक पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस तक आता है और फिर वापस लौट करके चला जाता है। कुछ एक अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ ही ऐसा होता है जो एकदम न्यूक्लियस के ठीक सामने आ रहे होते हैं, है ना। वही पार्टिकल लौट करके एकदम 180 डिग्री पर डिविएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, तो हमसे यदि पूछ लिया जाए कि भाई ये अल्फ़ा पार्टिकल मिनिमम कितना नज़दीक तक आ सकता है इस एटम के, तो वही हम देखना चाह रहे हैं कि कोई भी अल्फ़ा पार्टिकल मैक्सिमम कितना नज़दीक तक जा सकता है किसी भी एटम के। तो देख लीजिए, वो ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस अल्फ़ा पार्टिकल की। मान लीजिए अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है k0, तो हम क्या कहेंगे कि जब ये पार्टिकल लौटेगा तो हम जानते हैं कि इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, 0 हो गई होगी। स्पीड 0 करने तक चाहे तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। चलिए, ये अल्फ़ा पार्टिकल पहले काफ़ी दूर था, मान लेते हैं इन्फाइनाइट पर था, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी थी k0 और पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी 0। जब ये पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पहुँच गया एकदम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी, 0, और सारी एनर्जी किस रूप में आ गई होगी, पोटेंशियल के रूप में। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें, मान लीजिए इस न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, तो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल या जो चार्ज हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा, ZE। तो KZE इंटू ये अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा 2E अपॉन, और जो भी ये मिनिमम डिस्टेंस होने वाली है इसकी, उसको अपन लिख देते हैं R0। ये जो दूरी है अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की दूरी, उसको हम R0 बोल देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यदि हमसे R0 पता करने के लिए कहा जाए तो हम आराम से पता कर सकते हैं 2kZe² बाय k0। k0 क्या है, k0 इज़ काइनेटिक एनर्जी एट लार्ज सेपरेशन, है ना। जब अल्फ़ा पार्टिकल बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तब कितनी काइनेटिक एनर्जी थी इस अल्फ़ा पार्टिकल की, वो एनर्जी को हमने कहा हुआ है क्या, उस एनर्जी को हमने कहा हुआ है k0। तो दिस इज़ दी डिस्टेंस ऑफ मिनिमम सेपरेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन फॉर अल्फ़ा पार्टिकल इन फैक्ट व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द गोल्ड न्यूक्लियस। फाइन।